गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ फिजिक्स ऑफ क्लास 9। पिछले क्लासेस में हमने रेस्ट एंड मोशन का चैप्टर कैलकुलेट किया था और स्टार्ट किया था, ठीक है। फिर हमने उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा था। मैंने ये बताया था कि रेस्ट किसको बोलते हैं, मोशन किसको बोलते हैं। हमने रेफरेंस पॉइंट और टाइम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। साथ ही मैंने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी डिटेल में बताया था कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। और हमने फाइनली कंक्लूड किया था कि डिस्टेंस हमेशा पाथ डिपेंडेंट होता है। दो पॉइंट के बीच में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में जाने के हम जैसा पाथ लेंगे वैसा ही मेरा डिस्टेंस होता था। जबकि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमेशा दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते थे। तो डिस्प्लेसमेंट हमारा पाथ इंडिपेंडेंट होता था और वो यूनिक होता था। आज हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और कुछ भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके अलावा मुझे एक और चीज के बारे में पहले बताना होगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, फिजिकल क्वांटिटी बहुत सिंपल सा चीज है। जिस भी चीज को मेजर कर सके, है ना, जिस भी चीज को मेजर कर सके वो मेरा क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। जैसे मान लो हम बोलेंगे इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, मास मेजर करते हैं, है ना, लेंथ मेजर करते हैं, एरिया मेजर करते हैं, वॉल्यूम मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, फोर्स मेजर करते हैं, है ना। तो ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको हम लोग मेजर कर सकें उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गया, एनीथिंग एनीथिंग विच कैन बी मेजर, ठीक है ना। ऐसा कोई भी चीज जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। अब देखो, ये फिजिकल क्वांटिटी इसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक होता है स्केलर और दूसरा होता है वेक्टर, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके के होते हैं, एक होता है स्केलर और एक होता है वेक्टर, ठीक है। अब देखो, ये दोनों ही मेजरेबल क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटीज भी मेजरेबल है और वेक्टर क्वांटिटीज भी मेजरेबल हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, ये देखो। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर बोलते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, ठीक है। ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर बोलते हैं जिनको डिफाइन करने के लिए सिर्फ क्या चाहिए होता है, एक मैग्नीट्यूड। देखो एग्जांपल, जैसे अगर मैं बोलूं कि मास को मेजर करो, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि इस पेन को मेजर करो, ठीक है, इस पेन का मास कितना है मेजर करो, तो बोलोगे सर बहुत सिंपल है, इसको हम एक वेइंग मशीन में डालेंगे, के ऊपर रख देंगे और मेजर कर लेंगे। हो सकता है 100 ग्राम्स का हो, 200 ग्राम्स का हो, है ना। तो सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, मास का क्या है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ठीक है। जैसे मान लो ये डस्टर मैंने लिया और बोला कि इस डस्टर को मेजर करके बताओ, ठीक है। तो इस डस्टर का मास निकालेंगे, हो सकता है 500 ग्राम्स हो या मैक्सिमम 600 ग्राम्स, 700 ग्राम्स या कुछ भी हो। तो क्या हुआ, तो ऐसा क्वांटिटी जिसको सिर्फ एक मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिफाइन कर सकता है ना, एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो मेजरेबल तो हो, जिसको मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही सफिशिएंट है उसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, है ना। उसमें क्या आता है, मास, है ना। अगर कि मान लो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, एक ब्लॉक रखा, बोला कि इस ब्लॉक का मास 2 केजी है। तो इस मास को इस 2 केजी के अलावा और कुछ नहीं चाहिए जो इसको कंप्लीटली डिफाइन करता है। सिर्फ इसका ये मैग्नीट्यूड 2 जो है, मैग्नीट्यूड 2 जो मैंने मास की यूनिट के साथ जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 लिखा है, वो इस ब्लॉक के मास को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है। मुझे और कोई पैरामीटर नहीं चाहिए इस ब्लॉक के मास को डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो, जैसे टेम्परेचर होता है, ठीक ना, मास हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लोग टेम्परेचर का लिख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पर तुमको एक 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर दिया, क्या दिया, 1 ग्लास ऑफ हॉट वाटर दिया, और मैंने बोला कि मुझे इसके अंदर जो गर्म पानी है उसका टेम्परेचर कैलकुलेट किया, मेजर करके बताओ। बोलोगे सर बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, एक थर्मोमीटर को इसमें डाल देंगे और टेम्परेचर को मेजर करके बताएंगे कि सर इस पर्टिकुलर जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है। मान लो टेम्परेचर फॉर एग्जांपल आता है 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो मैंने वाटर यहाँ पर रखा उसका टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये भी एक स्केलर है, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है ना। 40 एक मैग्नीट्यूड, डिग्री सेल्सियस और केजी तो यूनिट्स हैं, वो तो रहेंगे ही, लेकिन सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है 42, है ना। सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है जो इस टेम्परेचर को कंप्लीटली डिफाइन कर रहा है। क्या तुम अगर हमको बोलोगे कि टेम्परेचर सर 40 डिग्री सेल्सियस है, तो हम थोड़ी तुमसे कुछ पूछेंगे 40 डिग्री क्या। वो अंडरस्टूड है कि टेम्परेचर को डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक स्केलर नंबर चाहिए था। इसका मैग्नीट्यूड जो है 40 डिग्री सेल्सियस, उसने टेम्परेचर को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, लेंथ हो सकता है ना।
ठीक है, ऐसे एटसेट्रा बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए सिर्फ एक मैग्नीट्यूड का जरूरत होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग बोलते हैं स्केलर्स। ठीक है, तो भाई वेक्टर्स में क्या डिफरेंस है? देखो, वेक्टर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, ठीक है ना, लेकिन साथ साथ में हमको क्या चाहिए? डायरेक्शन। ठीक है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनका मैग्नीट्यूड तो हो लेकिन साथ साथ में डायरेक्शन भी हो, ठीक ना, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? बोलो, वेक्टर। ठीक है, देखो जैसे वेक्टर का सबसे कॉमन एग्जांपल क्या तुम अभी हम बता सकते हैं? फोर्स, है ना, फोर्स। जैसे देखो, अगर मान लो मैंने यहाँ पर एक ब्लॉक रखा, ये ब्लॉक है यहाँ पर, और मैं यहाँ पर एक फोर्स लगा रहा हूँ F। ठीक है, तो फोर्स का यूनिट तो मान लो तुम्हें पता नहीं होगा, लेकिन फिर भी बताओ, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो मैंने बोला कि मैंने इस ब्लॉक पर 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। ठीक है, ब्लॉक पर क्या लगाया? 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। लेकिन सिर्फ 2 न्यूटन का फोर्स लगाने से ये फोर्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा, हमको ये भी बताना पड़ेगा कि मैंने 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है। ठीक है, तो सिर्फ मैग्नीट्यूड बता देने से, सिर्फ 2 न्यूटन लिख देने से ये मेरा जो फोर्स है ये मेरा कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा। इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के साथ के लिए ये मैग्नीट्यूड तो 2 न्यूटन चाहिए, लेकिन साथ साथ में मुझे ये डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि ये जो 2 न्यूटन का फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो चलो अगर डायरेक्शन ले ले तो ये होता है ईस्ट, ये वेस्ट, ये सॉरी ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो हम बोल सकते हैं कि मैंने ये 2 न्यूटन का फोर्स ईस्ट के डायरेक्शन में लगाया है। 2 न्यूटन का फोर्स किस डायरेक्शन में लगाया है? ईस्ट। तो इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हम लिखेंगे, सिर्फ अगर 2 न्यूटन लिखेंगे तो ये मेरा फोर्स कंप्लीटली डिफाइन नहीं होगा, हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा ब्रैकेट में इसका डायरेक्शन भी। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि फोर्स जो है वो मेरा 2 न्यूटन ईस्ट है ना, 2 न्यूटन ईस्ट है, तब जाके मेरा फोर्स जो है वो कंप्लीटली डिफाइन होता है। ठीक है, तब जाके मेरा जो फोर्स है वो कंप्लीटली डिफाइन होगा। तो एक ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए होता है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं? बोलो, वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? वेक्टर। ठीक है, चलो यहाँ पर एक और एग्जांपल दे सकते हैं। हो सकता है कि ये फोर्स हॉरिजॉन्टल ना लग करके, हो सकता है कि मैं इसको किसी एंगल पे भी खींच सकता था, F, है ना। मान लो एक ब्लॉक को मैं यहाँ पर एक रोप को लगाकर या एक स्ट्रिंग को लगाकर के, एक रस्सी को लगाकर मैं इसको किसी एंगल पर भी खींच सकता था। तो मान लो मैग्नीट्यूड यहाँ पर मैंने इस फोर्स का दे दिया 10 न्यूटन, है ना। तो क्या इस फोर्स ने, क्या इस 10 न्यूटन के मैग्नीट्यूड ने इस फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया? नहीं। बोलोगे सर एक सिर्फ मैग्नीट्यूड फोर्स को कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता है, तो हमको कुछ डायरेक्शन भी देना पड़ेगा। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पर तुमको बोल दिया कि देखो ये जो है वो हॉरिजॉन्टल से मान लो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अब इसका एक डायरेक्शन भी हो गया कि हाँ भाई ये जो फोर्स है ये हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का एंगल पे एक्ट कर रहा है ना, तब जाके ये फोर्स कंप्लीटली डिफाइन होगा कि फोर्स का मैग्नीट्यूड तो 10 न्यूटन था, लेकिन डायरेक्शन क्या था? हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री के एंगल पर वो फोर्स एक्ट कर रहा था, तब जाके वो फोर्स कंप्लीटली डिफाइन हुआ, है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उनको हम लोग स्केलर्स बोलते हैं। और ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों चाहिए कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, उनको हम लोग बोलते हैं वेक्टर, है ना। चलो तुमको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो तुमको इतना तो पता है, अपने बचपन से पढ़ता है वो ग्रेविटी के बारे में पढ़े हो ना, ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी क्या होता है? मान लो यहाँ पर मैंने कोई मास m रखा, तुमको इतना तो पता है ना कि कोई भी चीज हमेशा अर्थ, कोई भी ऑब्जेक्ट जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का, ग्रेविटी जो है वो किसी भी चीज को वर्टिकली डाउनवर्ड खींचता है ना, तो इस पे हमेशा एक फोर्स लगता है m इंटू जी। देखो अब ये फोर्स m इंटू जी, तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, जो भी इसको कैलकुलेट करेंगे। जैसे मान लो सबको पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस बॉडी का मास मान लो अगर मैंने 2 kg ले लिया, तो फोर्स कितना है? m इंटू जी, 2 इंटू 10 अप्रोक्स 20 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड तो m इंटू जी का आ गया 20 न्यूटन, है ना। यानी इस फोर्स का मैग्नीट्यूड, मतलब ग्रेविटी का जो मैग्नीट्यूड आया वो तो 20 न्यूटन आ गया, लेकिन क्या ये ग्रेविटी को कंप्लीटली डिफाइन किया? नहीं, इसके साथ एक डायरेक्शन भी एसोसिएटेड है। तुमको अब पता है ना कि ग्रेविटी हमेशा कैसे लगता है? वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ये जो ग्रेविटी के साथ मैंने यहाँ पर एक डायरेक्शन दिखाया, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि ये ग्रेविटी एक ऐसा फोर्स है जिसका मैग्नीट्यूड m इंटू जी तो होता है, लेकिन साथ ही में वो वर्टिकली डाउनवर्ड भी लगता है ना। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनको सिर्फ मैग्नीट्यूड कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकता है, एक डायरेक्शन भी चाहिए उनको डिफाइन करने के लिए, तो वैसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, अंडरस्टूड।
तो ये है स्केलर्स और वेक्टर्स। चलो चलो अब मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब हमने लास्ट क्लास में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैंने क्या बताया था तुमको कि मालूम मैं यहाँ पे दो पॉइंट लेता हूँ ए और बी, तो ए और बी जाने के बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पाथ्स हो सकते हैं, P1 P2 P3, है ना। तो और P1 P2 और P3 जैसा पाथ हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में लेंगे वैसा ही मेरा डिस्टेंस कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मेरा पाथ डिपेंडेंट होता है। अगर मैं पाथ P1 को लूंगा तो मैंने कुछ दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, पाथ P2 को लूंगा तो कुछ दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, पाथ P3 को लूंगा तो कुछ दूसरा डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, है ना। ठीक है, तो देखो अब मैंने ये भी बताया था तुमको कि जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या होगा बोलो? पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू यूनिक है। मतलब डिस्टेंस मेरा कोई यूनिक नहीं होता है, वो डिपेंड करता है कि मैंने कैसा पाथ लिया है, ठीक है। डिस्टेंस किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी फिक्स नहीं हो सकता, वो डिपेंड करेगा कि मैंने ए से बी जाने में कैसा पॉइंट, कैसा पाथ लिया है, ठीक है। तो मेरा जो डिस्टेंस होता है वो होता है स्केलर। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है बोलो? डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर, ठीक है। डिस्टेंस कैसा क्वांटिटी होता है? स्केलर। मतलब ए से बी जाने में मान लो अगर मैंने पाथ P1 लिया होगा तो डिस्टेंस फॉर एग्जांपल मान लो 10 किलोमीटर आया। अगर मान लो पाथ P2 लिया तो हो सकता है डिस्टेंस मेरा 5 किलोमीटर आया हो, और पाथ अगर P3 ले लिया तो डिस्टेंस मान लो 7 किलोमीटर आया हो, कुछ भी आया हो, ठीक है। तो देखो ये जो डिस्टेंस आया, इस डिस्टेंस ये और कुछ चाहिए क्या डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए बोलो? डिस्टेंस 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर को डिफाइन करने के लिए कुछ डिस्टेंस चाहिए, कोई और चीज चाहिए? नहीं ना। तो इसलिए बोलते हैं कि जो मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट किया था ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया था बोलो? डिस्टेंस मेरा हमेशा होता है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। डिस्टेंस कैसा होता है? एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। वहीं पर जैसे मान लो मैंने याद करो मैंने पिछली क्लास में तुम्हें ये एग्जांपल कराया था ना, जिसमें ये लेंथ 3 मीटर था और ये 4 मीटर था, और मैंने तुम्हें बोला कि तुमने यहाँ इस पॉइंट से, मान लो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तुम इस पॉइंट से पूरा 3 मीटर फिर ये वर्टिकल 4 मीटर ट्रैवल करके तुम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आए थे। तो मैंने तुम्हें बोला था कि बताओ डिस्टेंस कितना होगा, तो तुमने बताया कि डिस्टेंस कितना होगा? 7 मीटर्स, 3 मीटर्स और 4 मीटर्स। लेकिन वही मैंने तुम्हें बोला था कि डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करके बताओ कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो तुम और ये भी बताया था कि कभी भी दो पॉइंट के बीच का अगर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना हो, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करता हुआ एक स्ट्रेट लाइन होता है। बताया था पिछले क्लास में, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन भी किया था, और पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके 3 4 है तो ये 5 मीटर्स कैलकुलेट हुआ था ना। तो मैंने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ये 5 मीटर्स हुआ था। अब बताओ इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के बीच का ये जो डिस्प्लेसमेंट आया था 5 मीटर्स, ये यूनिक था कि नहीं था? तुम कोई भी पाथ ले लो, अगर ए से बी जाने में अगर तुम ये वाला पाथ भी लोगे तो डिस्टेंस तुम्हारा तो ये पाथ P1 के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अभी भी तो 5 मीटर्स ही रहेगा ना। तो मैंने क्या बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है बोलो? यूनिक, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड तो तुमने निकाल लिया 5 मीटर्स, लेकिन क्योंकि ए और बी के बीच का ये जो मैंने लाइन खींचा है यहाँ पर, ये यूनिक है और कोई दूसरा लाइन कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है। तो अब देखो इसका एक डायरेक्शन भी होगा कि हाँ भाई अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना है तो ये डिस्प्लेसमेंट यूनिक है ना। डिस्प्लेसमेंट अगर यूनिक है और कोई पाथ कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, तो मुझे इस डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमेशा एक डायरेक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। तो मान लो मुझे ये थीटा ही निकालना पड़े, है ना, जो हम बोलेंगे भाई देखो डिस्प्लेसमेंट वो वाला पाथ है जो हॉरिजॉन्टल से ये थीटा एंगल बनाया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, अगर मुझे मान लो ये थीटा का पता चल गया, मान लो थीटा मैंने बोल दिया कि ये 45 डिग्री है, तो हम बोलेंगे कि डिस्प्लेसमेंट वो ए टू बी डिस्प्लेसमेंट वो वाला पाथ होगा जिसका डिस्प्लेसमेंट तो 5 मीटर मैग्नीट्यूड तो आए ही, लेकिन साथ साथ में वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री का एंगल भी बना रहा हो, है ना। तो एक डिस्प्लेसमेंट को कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए तुमको मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डायरेक्शन भी चाहिए होता है। इसके डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो मेरा कैसा क्वांटिटी होता है बोलो? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है? हमेशा वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होगा? वेक्टर, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस पूरा समझ में आया कि डिस्टेंस मेरा स्केलर होता है,
ठीक ना, क्यों? क्योंकि वो पाथ डिपेंडेंट है, जैसा पाथ लेंगे वैसा डिस्टेंस आएगा, और सिर्फ डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए हमको सिर्फ उस पर्टिकुलर पाथ का मैग्नीट्यूड चाहिए। जबकि डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए हमको क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड तो चाहिए ही, और ये साथ साथ में डायरेक्शन भी चाहिए। क्यों डायरेक्शन चाहिए? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक यूनिक होता है, डिस्प्लेसमेंट कभी भी बहुत सारे नहीं हो सकते हैं ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा दो पॉइंट के बीच का एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, और वो यूनिक होगा। तुमको उसका मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसको डायरेक्शन भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक ना। वो डायरेक्शन, वो एंगल या कोई डायरेक्शन देना पड़ेगा, तब तुम बोल सकोगे कि मेरा भाई डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा यूनिक आया, ठीक है। चलो, इस सारी चीजों को एक तो समझ में आ गया, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट कैसा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। चलो, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं, ठीक है। चलो, मान लो मैंने यहाँ पे से यहाँ कैलकुलेट किया, ईस्ट के डायरेक्शन में ट्रैवल किया 10 मीटर है ना। देखो मैं लिख देता हूँ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, ठीक है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं ईस्ट के डायरेक्शन में 10 मीटर्स ट्रैवल किया है। 10 मीटर ट्रैवल करने के बाद मान लो मैंने 5 मीटर नॉर्थ के डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है। 5 मीटर्स नॉर्थ का ट्रैवल करने के बाद हो सकता है कि मान लो मैंने 8 मीटर्स फिर वेस्ट के डायरेक्शन में ट्रैवल किया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले मैंने 10 मीटर्स ईस्ट ट्रैवल किया, फिर 5 मीटर्स नॉर्थ ट्रैवल किया और फिर 8 मीटर्स वेस्ट ट्रैवल किया। और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कि मैंने कितना डिस्टेंस कैलकुलेट किया, सॉरी मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। बोलो बेटा कोई बात नहीं, पाथ टेकन 10 मीटर्स, 5 मीटर्स, 15 और 15 और 8 23 मीटर्स। फिर 23 मीटर्स का मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया। बताओ इस डिस्टेंस को डिफाइन करने के लिए मुझे और कुछ चाहिए क्या? नहीं ना। तो क्योंकि ये स्केलर था और मुझे मैग्नीट्यूड मिल गया, तो मैंने डिस्टेंस को कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो अब लेकिन अब मैंने तुमसे पूछा कि मुझे डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करके बताओ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट भी डिफाइन करके बताओ। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करने के लिए तो बोलोगे सर ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो उसको डिफाइन करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, ठीक है। तो बोलोगे तो सबसे पहले तुम ये मेरा इनिशियल पॉइंट ए हो गया, ये मेरा फाइनल पॉइंट मान लो बी हो गया। तो दो पॉइंट हो गया, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, और इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करने के लिए क्या करते हैं, दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया, है ना। दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया। मान लो ये एस आया, तो ये जो एस का जो मेजर आएगा वही मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। तो फिर देखो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। देखो ये 5 मीटर्स है तो ये भी 5 मीटर्स होगा, और ये देखो ये 10 मीटर्स है और ये 8 मीटर्स है तो ये 2 मीटर्स हो गया, ठीक है। फिर हम यहाँ पर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एच स्क्वायर परपेंडिकुलर कितना है, बोलो 5 का स्क्वायर 25 और बी 4, तो एच का वैल्यू मेरा रूट अंडर 29 आ गया, ठीक है। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आ गया रूट अंडर 29 मीटर्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो मैंने डिफाइन कर दिया कि भाई डिस्प्लेसमेंट रूट अंडर 29 मीटर्स है, रूट अंडर 29 मीटर्स मेरा डिस्प्लेसमेंट तो आ गया। लेकिन अब डायरेक्शन भी चाहिए ना इसको कंप्लीटली डिफाइन करने के लिए, कि नहीं ये जो लाइन मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है ए से बी के बीच में, यही वाला लाइन मेरा डिस्प्लेसमेंट देगा, और दूसरा कोई भी लाइन मेरा कभी डिस्प्लेसमेंट नहीं दे सकता है। तो फिर तो मान लो मुझे ये एंगल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और जब मैंने एंगल मान लो अगर ये थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है, थीटा कैलकुलेट कर लूंगा, मान लो थीटा एग्जांपल है मैं तुम्हें देता हूं कि थीटा का वैल्यू मान लो 15 डिग्री आ गया, ठीक है। तब जाके मेरा डिस्प्लेसमेंट कंप्लीटली डिफाइन होगा कि भाई मैंने मैग्नीट्यूड तो निकाल लिया रूट अंडर 29, लेकिन साथ में ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये मेरा हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है ना। 15 डिग्री का एंगल का मेजर है मेरे हॉरिजॉन्टल से, तब जाके ये मेरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा कंप्लीटली डिफाइन हो गया, ठीक है। समझ में आ गया पूरा एग्जांपल। तो समझ में आ गया कि डिस्टेंस हमेशा स्केलर होता है, उसको सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और डिस्प्लेसमेंट मेरा वेक्टर होता है, उसको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पर तुमको एक और बहुत अच्छा चीज बताता हूँ डिस्प्लेसमेंट के बारे में। देखो इतना बात तो प्रूव हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मेरा वेक्टर है, वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा, वेक्टर है तो इसके पास डायरेक्शन भी होगा। अब देखो डायरेक्शन कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, देखो जब भी टर्म डायरेक्शन आ जाएगा ना, इतना समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे समझो कि डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर है, और वेक्टर है तो डायरेक्शन है। देखो अगर मैं बोलूं कि इस डायरेक्शन में मान लो मेरा डिस्प्लेसमेंट अगर ईस्ट के डायरेक्शन में अगर 2 मीटर्स आ रहा है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट
ईस्ट के डायरेक्शन में 2 मीटर्स है, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरा डिस्प्लेसमेंट है वो 2 मीटर्स ईस्ट है ना, मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी हो गया, ठीक है। तो देखो, तो अगर मान लो कोई दूसरा बॉडी वेस्ट के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट कर रहा होगा, अगर वेस्ट के डायरेक्शन में मान लो डिस्प्लेस, मान लो इसका मैग्नीट्यूड अगर 3 मीटर्स है, ठीक है, तो ये S1 हो गया, और S2 डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो 3 मीटर होगा लेकिन डायरेक्शन क्या होगा बोलो, वेस्ट, ठीक है। देखो दोनों को मैंने कंप्लीटली डिफाइन कर दिया, ये 2 मीटर ईस्ट था तो मैंने 2 मीटर ईस्ट लिख दिया, ये 3 मीटर वेस्ट था तो मैंने 3 मीटर वेस्ट लिख दिया। लेकिन यहाँ पर तुमको एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, क्या है, साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन क्या बोलता है, अगर तुम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो उसका अपोजिट, क्योंकि डायरेक्शन आ गया ना, डायरेक्शन आ गया, तो देखो डायरेक्शन में आने का मतलब क्या है कि अगर एक डायरेक्शन को तुमने पॉजिटिव लिया है तो दूसरे डायरेक्शन को नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। तो अगर यहाँ 2 मीटर है तो यहाँ तुमको -3 मीटर लिखना पड़ेगा, है ना। हमेशा ये चीज याद रखना कि डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन है, तो अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हो तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लेना तुमको पड़ेगा, है ना। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया तो दूसरे डायरेक्शन को, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को तुमको नेगेटिव लेना होगा। अगर मान लो मैंने ईस्ट को पॉजिटिव लिया तो वेस्ट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर हम वेस्ट को पॉजिटिव लेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंगली ईस्ट मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अगर हम नॉर्थ को पॉजिटिव लेते हैं तो मेरा साउथ जो है वो मेरा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। अगर एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। समझ में आया, ये डिस्प्लेसमेंट का ये फैक्टर समझ में आया कि नहीं, ठीक है। क्योंकि ये डायरेक्शन डिपेंडेंट है तो एक डायरेक्शन को पॉजिटिव तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव ले सकते हैं, ठीक है। बोलो समझ में आ गया, चलो। अच्छा, हमको एक बात बताओ, अगर मान लो ये पॉइंट ए है, इनिशियल पॉइंट है, और ये मेरा मान लो कि फाइनल पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते थे, ठीक है। मान लो किसी ने पाथ P1 लिया, किसी ने पाथ P2 लिया, लेकिन इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो स्ट्रेट लाइन होगा वो इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और वो क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। मान लो मैंने S1 लिखा तो S1 मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ, है ना, S1 मेरा डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने इसको कैलकुलेट किया, मैंने बोला कि S1 मेरा 10 मीटर आया था, और देखो डायरेक्शन कैसा है, ईस्ट के डायरेक्शन में है ना, तो मैंने 10 मीटर ईस्ट लिख दिया, ठीक है। मैं दूसरा केस लेता हूँ, ठीक है। मान लो मेरा, देखो इसमें मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ये था और मेरा फाइनल पॉइंट ये था। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मान लो ए यहाँ है, ठीक है, और मेरा फाइनल पॉइंट यहाँ पर है। तो उस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन होगा, और इस डायरेक्शन में होगा, पहले इस डायरेक्शन में था, अब क्या होगा, इस डायरेक्शन में स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट, ठीक है। अब मान लो मैंने इसको मेजर किया S2, ठीक है, तो S2 भी मेजर किया, मान लो 8 मीटर आया, लेकिन डायरेक्शन कैसा है बोलो, ये ईस्ट था तो ये कैसा है, वेस्ट है ना। तो देखो अब एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो दूसरे को नेगेटिव लेना पड़ेगा ना, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, -8 मीटर, है ना, ठीक है। -8 मीटर मतलब मैंने ईस्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था तो मैंने +10 लिखा था। अब मैंने वेस्ट, तो ईस्ट अगर पॉजिटिव है तो वेस्ट नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे मैंने -8 मीटर लिखा है। तो इस बात से तुम क्या समझते हो कि डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, क्योंकि एक वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही हो सकता है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का बस इतना ही मतलब होगा कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक है। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का बस इतना ही मतलब होगा कि तुमने जिस डायरेक्शन को भी पॉजिटिव ट्रीट किया होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट था, तो इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ स्ट्रेट लाइन मेरा डिस्प्लेसमेंट था। तो ए से बी मैंने यहाँ डिस्प्लेसमेंट देखो एरो से दिखाया है,
तो ए बी इसको मैंने मेजर किया, एग्जांपल 10 मीटर है और मैंने डायरेक्शन लिखा ईस्ट, है ना। अगर मान लो ये इनिशियल पॉइंट हो जाए और ये फाइनल पॉइंट हो जाए तो डिस्प्लेसमेंट फिर इस डायरेक्शन में होगा, है ना। और इसको मेजर कर दिया 8। अब देखो अगर मैंने ईस्ट को पॉजिटिव लिया था तो ये तो वेस्ट के डायरेक्शन में है, तो मुझे इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन को तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को नेगेटिव लिया है ना। तो इसका मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आया, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू नेगेटिव आया। देखो इस नेगेटिव साइन का कुछ मतलब, ये जो नेगेटिव साइन है ना, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स that the displacement is in opposite direction। ठीक है, इस नेगेटिव साइन का और कुछ मतलब ये, बस ये नेगेटिव साइन ये बताएगा कि तुमने जिस भी डायरेक्शन को पॉजिटिव ट्रीट किया होगा ना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में तुम्हारा नेट डिस्प्लेसमेंट है ना। अगर तुमने इसको पॉजिटिव लिया था और इस डायरेक्शन में था, इसलिए नेगेटिव साइन जस्ट बता रहा है कि उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। चलो मुझे एक बात और बताओ, मान लो मैंने इस पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ठीक है, मैं बहुत घुमा 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 घुमा, घूमने के बाद मैं वापस इसी पॉइंट पर आ गया तो क्या होगा, हो सकता है ना, ठीक है। मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक ना, मान लो एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक ना। एक एथलीट इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट किया, है ना, इस पॉइंट से रन करना स्टार्ट किया, ठीक है। वो यहाँ से रन किया, दौड़ते 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 वो वापस इस पॉइंट पर आ गया, है ना। वापस क्या हो गया, इस पॉइंट पर आ गया, है ना। तो ए पॉइंट से स्टार्ट किया था और वापस यही पॉइंट आ गया, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, दोनों सेम है। ध्यान से सुनना, देखो एक एथलीट इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, वो क्या किया, वो यहाँ से दौड़ते 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 आया और वापस इस पॉइंट पर आ गया, मतलब इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बोलो, दोनों सेम हो गया, है कि नहीं। तो देखो अगर मैं तुम्हें बोलूं कि इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो बोलोगे सर कुछ नहीं, इसको मेजर कर लेंगे, ये सर्कुलर ट्रैक है, इसको इस ट्रैक का जो भी लेंथ होगा, सर्कमफ्रेंस जो भी सर्कल का होगा, वो इसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बोलो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डिस्टेंस। अब क्योंकि ये दोनों पॉइंट तो एक ही पॉइंट पर आ गया, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बोलो, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, है ना। देखो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। और अगर दोनों पॉइंट एक ही, अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पर आ गए, अगर तुम घूम फिर के वापस उसी जगह पर आ गए, तब तुम्हारा दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, 0 ना। तो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू, ध्यान दे, कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, है ना। डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 दोनों हो सकता है। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि यहाँ पर डिस्टेंस 0 नहीं है, है ना। डिस्टेंस तो इस सर्कुलर ट्रैक का जो भी लेंथ होगा, इस सर्कमफ्रेंस को मेजर करो, जो भी लेंथ आएगा वो इसका डिस्टेंस होगा। अगर तुम घूम फिर के वापस उसी पॉइंट पर पहुंच भी जाओगे तो भी तुम्हारा डिस्टेंस कभी 0 नहीं होगा, लेकिन तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। तो इस केस में हम लिख देते हैं डिस्टेंस नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, लेट द डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0। तो क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0, ठीक है। थैंक यू।